स्वर्ग का रास्ता, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का ध्यान स्थल। सैकड़ों साल पुराने ग्लेशियर्स व हजारों जलधाराओं के बीच से निकलता बद्रीनाथ से 5 दिनों का यह अनोखा आध्यात्मिक भ्रमण। आज मैं जाने वाली थी अपनी जिंदगी के सबसे स्पिरिचुअल स्वर्गारोहणी सतोपन ताल की यात्रा पर। इस ट्रैक पर जहां कई किलोमीटर के लैंडस्लाइड जोन और बोल्डर एरिया से बचकर चलना पड़ता है, वहीं तेज धूप, ताजी बर्फ और अचानक ही होने वाली बारिश से बचने के लिए इन्हीं पत्थरों पर लिपटना पड़ता है। नीलकंठ, एकदंत, चौखंबा जैसे पर्वतों के दर्शन और सहस्त्रधारा के अनगिनत झरने आपको यहीं रुक जाने पर मजबूर कर देते हैं। अलकनंदा का जन्म हो या पांडवों का देह त्याग, त्रिदेवों का स्नान हो या फिर रावण का पुष्पक विमान, न जाने ऐसे और कितने ही रहस्यों से भरी है सतोपन ताल के संग मेरी यह मुलाकात। स्वर्गारोहणी सतोपन ट्रैक के लिए मैं सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंच गई। अगली सुबह मैं बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव पहुंच गई, जहां से कि ये ट्रैक शुरू होता है। माणा भारत का पहला गांव माना जाता है। यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई देवभूमि एडवेंचर की टीम से, जिनके साथ मैं ये ट्रैक करने वाली थी। आज मेरे गाइड होने वाले थे मनीष जी, जो देवभूमि एडवेंचर के एक ओनर भी हैं। आज के हमारे ट्रैक लीडर थे देवेंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ 2 पोर्टर भी जाने वाले थे, चक्र बहादुर और सूरज जी, जो नेपाल के रहने वाले थे। माणा में 15 मिनट हमें अपना सामान पैक करने में लग गए। और सुबह 11 बजे हमने यहाँ से आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अभी हमने माणा से सतोपन ताल के लिए ट्रैक शुरू कर दिया है। जय बद्री विशाल। स्वर्गारोहणी सतोपन की यात्रा बहुत खास है, क्योंकि इसका संबंध पांडवों से भी है। कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते स्वर्ग की तरफ गए थे और फिर युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सब पांडवों ने एक एक करके प्राण त्याग दिए। माणा से ही इस घटना का जिक्र सुनने को मिल जाता है, क्योंकि चलते हुए ठीक सामने आपको बाला त्रिपुरा सुंदरी मंदिर देखने को मिल जाता है, जिसे द्रौपदी मंदिर भी कहते हैं। और माना जाता है कि स्वर्ग की यात्रा पर सबसे पहले द्रौपदी ने यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ से आगे अब बस पांडव भाई ही बचे थे। गणपति बप्पा मोरया, ओम गण गणपतये नमः। ये आप मेरे पीछे जो एक मंदिर देख रहे हैं, ये है माता मूर्ति मंदिर, जिन्हें भगवान बद्री विशाल की माता माना जाता है। सतोपन का ट्रैक कोई 5 दिन का है। आज हमें बद्रीनाथ से 8-9 किलोमीटर का ट्रैक कर लक्ष्मी वन पहुंचना था। अगले दिन 11 किलोमीटर का ट्रैक कर लक्ष्मी वन से एक चक्र तीर्थ नाम की जगह पर पहुंचना था। तीसरे दिन चक्र तीर्थ से सतोपन, चौथे दिन वापस लक्ष्मी वन और फिर 5वें दिन वापस बद्रीनाथ आना था।
मेरे पीछे जो आप ये माउंटेन देख रहे हैं, ये है नर पर्वत और इसके ठीक सामने है नारायण पर्वत, और इन दो नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा है बद्रीनाथ धाम। माणा से कुछ दूर चलते ही अब आनंद वन शुरू हो जाता है। आनंद वन का रास्ता अलकनंदा नदी के किनारे किनारे से होकर जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर उगे पेड़ फूल से लेकर घास हर समय तेज हवा में झूमते रहते हैं, जिसे देखकर बड़ा आनंद मिलता है। शायद इसी वजह से इस जगह का नाम आनंद वन पड़ा। तो फिर बस मैं भी झूमते हुए आनंद वन में आगे बढ़ने लगी। माणा गांव से निकलने के बाद पहली चढ़ाई आनंद वन के एंड पे ही आती है। यहाँ तक का रास्ता अभी तक फ्लैट ही था। पीछे से अब देवेंद्र जी और बाकी की टीम भी आ चुकी थी। यहाँ पर आनंद वन का एरिया खत्म हो जाता है और एक छोटा सा ग्लेशियर का एक भाग आता है, और ये ग्लेशियर है डॉन ग्लेशियर। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आनंद वन के बाद अब डॉन ग्लेशियर का एरिया शुरू हो जाता है। आगे का 200-300 मीटर का ग्लेशियर ट्रैक अब थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला था। ये ग्लेशियर काफी खूबसूरत लेकिन खतरनाक था, क्योंकि इसका रास्ता अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर से जा रहा था। ग्लेशियर पर बर्फ पिघलने की वजह से रास्ता फिसलन वाला हो गया था, तो मैंने क्रैम्पॉन पहन लिए। ये रियलाइज करना भी एक एडवेंचर ही था कि जिस बर्फ पर हम चल रहे थे, इसके नीचे अलकनंदा नदी पूरे उफान के साथ बह रही थी। पहला ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हमने एक ब्रेक लिया और सेब खाए। ग्लेशियर से कोई 100 मीटर के बाद ही अब मैं एक पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गई, जहां से हम पूरी अलकनंदा घाटी और हिम शिखरों को देख सकते थे। वैसे तो मैं बद्रीनाथ धाम कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन नर और नारायण पर्वत मुझे इतनी अच्छी तरह से आज ही के ट्रैक में दिखे। वो ठीक सामने आप देखेंगे, वो दिख रहा है नारायण पर्वत। अभी तक हम कोई 5 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे और अब आगे यात्रा में चारों तरफ के व्यूज काफी खुले थे। दिन के लगभग 1 बज चुके थे, तो हम लंच के लिए वही घास पर बैठ गए।
मनीष बद्रीनाथ से ही पराठे पैक करवा कर लाए थे और यही हमारा लंच होने वाला था। लंच करते हुए यहाँ से मैं बद्रीनाथ की तरफ कुछ बर्फ से ढके पहाड़ देख सकती थी। पैक्ड लंच और खुले नज़ारों के आनंद के बाद अब हम आगे की तरफ निकल गए और 2 किलोमीटर के बाद अब हम एक फ्लैट जगह पर पहुंच गए और ये जगह थी चमतोली। चमतोली एक बड़ा घास का मैदान है। कैंपिंग के लिए ये बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहाँ से एक तरफ नर पर्वत और दूसरी तरफ होते हैं वसुधारा वाटरफॉल के दर्शन। वसुधारा एक पवित्र झरना माना जाता है, जो रेणुकूट पर्वत से निकली कई पानी की धाराओं से मिलकर बनता है। चमतोली के बाद ये यात्रा इतनी खूबसूरत हो जाती है कि यह सब कई बार अनरियल सा लगता है और ये समझ आता है कि पांडवों ने इसी रास्ते को अपने स्वर्ग की यात्रा के लिए क्यों चुना होगा, भले ही इस रास्ते में उन्हें अपने प्राण ही त्यागने पड़े। लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और शायद 1 या 1.5 किलोमीटर और बाकी है। और यहाँ पे आप व्यूज़ देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। पीछे हिमालयाज़ के दर्शन हो रहे हैं और आसपास जो है हरा भरा बुग्याल है। और ठीक पीछे आप देखेंगे तो बाकी की टीम आ रही है। दिन में 3 बजे अब हम एक बुग्याल में पहुंच गए, जहां पर 2 नदियों का संगम हो रहा था और ये जगह थी लक्ष्मी वन। थोड़ी देर बाद ही अब हमारी टीम ने अपने टेंट्स लगाने शुरू कर दिए। सतोपंथ यात्रा में लक्ष्मी वन का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी द्वारा यहाँ किए गए ध्यान की वजह से इस जगह का नाम लक्ष्मी वन पड़ा। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार मां लक्ष्मी यहाँ प्रकृति के रूप में विराजती हैं। यही वो जगह मानी जाती है जहां पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। अभी हो गया है चाय टाइम और मेरे यहाँ पे गर्मा गर्म चाय आ चुकी है और साथ में भर भर के बिस्किट और नमकीन भी। शाम को मैं कैंप साइट के पास ही बह रही धारा से पानी भरने के लिए चली गई। तो यहाँ पर मुझे एक धारा मिल गई है और अब मैं यहाँ पे अपने बॉटल्स फिल करूँगी। क्लीन है एकदम पानी, साफ पानी।
ग्लेशियर से बहते इस ठंडे पानी को छूना भी एक चैलेंज सा लग रहा था। शाम को मैं मनीष के साथ यहाँ से सूर्यास्त के अनोखे नजारे देखने वहीं बैठ गई। तो 8:30 बज चुके हैं और मेरा डिनर आ गया है यहाँ टेंट में ही। और मैं आपको अब अपना डिनर दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या है। डिनर में है मिक्स वेज, साथ में पीली दाल, अचार, रोटी और सैलेड। तो अब जल्दी से खाते हैं क्योंकि खाना जो है बहुत जल्दी ठंडा हो गया है। अगली सुबह का स्वागत साफ मौसम और चटक धूप से हुआ। और पास ही हम कुछ ऐसे हिमालयन पीक्स देख सकते थे जो हम पहली शाम बादलों की वजह से नहीं देख पाए थे। सुबह के 7 बज रहे हैं और पूरी कैंप साइट पर धूप आ चुकी है। ठीक मेरे पीछे जो आप हिमालयन पीक देख रहे हैं वो है स्वचन पीक। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरा नाश्ता आ चुका है। आज नाश्ते में है रोटी और साथ में आलू के गुटके। मेरे ठीक पीछे जो आप एक छोटी सी माउंटेन पीक देख रहे हैं, इसे कहते हैं कुबेर का मुकुट। अलकनंदा व कुबेर गंगा के ठीक सामने एक खास पर्वत दिखता है जिसे कहते हैं कुबेर टॉप। इसे कुबेर का मुकुट भी कहते हैं और इसकी कहानी रावण से जुड़ी है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। रामचरितमानस बालकांड की इन पंक्तियों के अनुसार रावण अपने सौतेले भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन कर ले गए थे और कहानियों के अनुसार ये वही जगह मानी जाती है। कुबेर धन के देवता होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि इस जगह पर कई कुबेर के खजाने दबे पड़े हैं। खैर, मुझे ये खजाने तो क्या ही मिलने वाले थे, तो बस आज के ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट के बाद हमने आज की यात्रा शुरू कर दी। यहाँ से आगे लक्ष्मी वन का एरिया खत्म हो जाता है और शुरू होता है अलकापुरी का एरिया। इस पॉइंट से घास और पेड़ भी खत्म हो जाते हैं और अब शुरू होते हैं ग्लेशियर्स और बोल्डर एरिया। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये है अलकापुरी और यहाँ से 2 घाटियों के रास्ते जाते हैं। दाईं ओर जो रास्ता जा रहा है वो जाता है भागीरथ खड़क ग्लेशियर को और मेरे बाईं ओर जो रास्ता जा रहा है वो है सतोपन ग्लेशियर का, जिधर कि हमें जाना है। यहाँ अब जहाँ जहाँ तक भी नजर जाती है तो बस बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ ही नजर आ रहे थे। इससे आगे अब हम उस ग्लेशियर में एंटर करने वाले थे जहाँ से अलकनंदा नदी अपने स्वरूप को प्राप्त करती है।
बर्फ और पत्थरों ने यहाँ अपना वर्चस्व फैलाया था, तो इन्हीं के बीच से निकले कई फूलों के पौधे भी अपनी जिद दिखा रहे थे, जो इन्हीं पत्थरों के बीच से खिल इन निर्जन वादियों में अपनी खुशबू फैला रहे थे। ये फूल बुरांस के फूलों की तरह दिखते हैं, जिन्हें लोकल भाषा में चिमुल कहते हैं। लक्ष्मी वन से 1 किलोमीटर बाद अब हमें पहला स्नो पैच मिला और अब यहीं से आज की चढ़ाई भी शुरू हो गई थी। थोड़ा आगे चलने पर मनीष ने एक बड़े पत्थर के नीचे बनी एक गुफा सी दिखाई, जहां कई ट्रैकर्स रुकते हैं। उन्होंने बताया कि बर्फीले ट्रैक में उन्होंने भी यहाँ नाइट स्टे किया था। एक के बाद एक हमने कई ग्लेशियर्स पार कर लिए। अब ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा था, तो कुछ कदम चलते ही सांस फूलने लगती थी। आगे खड़ी चढ़ाई चढ़ते सामने नजर गई तो एक बड़ी सी हिमालय की पीक दिखी, जिसका एक टॉप नुकीला था। मनीष ने बताया कि इसे एक दंत कहते हैं। इस पीक का एक टॉप ऐसा दिखता है जैसे एक दांत हो, तो भगवान गणेश के नाम पर ही इसे एक दंत नाम दे दिया गया। लक्ष्मी वन से 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हम पहुंचने वाले थे एक बांगधारा नाम की जगह पर, जो कि एक बहुत बड़ा झरना है। पहाड़ी भाषा में बांग का मतलब है टेढ़ा, यानी टेढ़ी धारा। कहते हैं कि पहले यह धारा टेढ़ी थी, इसीलिए इसे बांग धारा नाम दिया गया। इस झरने का पानी एक के बाद एक कई ऊंची चोटियों से होकर आ रहा था और इन चोटियों के पीछे नारायण पर्वत की हल्की झलक दिख जाती है। बांगधारा के बाद अब शुरू होने वाला था सतोपन यात्रा का एक और खास पड़ाव, जो था सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा यानी हजारों जलधाराएं, जिस वजह से इस जगह का नाम सहस्त्रधारा पड़ा। सतोपन ट्रैक का यह स्थान एक जीती जागती चित्रकारी से लगती है। पहाड़ों से निकलती एक के बाद एक की जलधाराएं ऐसे लगती हैं जैसे स्वर्ग से किसी ने इन पहाड़ों के ऊपर पर्दे गिरा दिए हों। सहस्त्रधारा के ये अधिकतर झरने हिमालय के नीलकंठ पर्वत से आते हुए दिखते हैं। सहस्त्रधारा की एक और खास मान्यता यह है कि पांडवों की स्वर्ग की यात्रा के दौरान यहीं पर सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए थे।
आज भी ऐसा लगता है कि जैसे सहदेव के वियोग में हिमालय से हजारों अश्रुधाराएं गिरकर जमीन पर बह रही हैं। सहस्त्रधारा कोई 2-3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका अधिकतर रास्ता एक रिज यानी एक पतले पहाड़ से होकर जाता है, जिसके दोनों तरफ खाई थी। सहस्त्रधारा का आखिरी पार्ट ग्लेशियर से भरा हुआ था। आधे किलोमीटर तक पूरी बर्फ की परत जमी हुई थी और इसी पर चलकर हमें आगे बढ़ना था। इसके एंड में एक बड़ा घास का मैदान आता है, जिसमें ज्यादातर पानी भरा हुआ था। हम इसी के एक कोने पर बैठकर रेस्ट करने लगे और हमने यहीं पर लंच भी कर लिया। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये मतलब पूरा शेड्यूल में ये है कि रात के टाइम पर सारी चीजें मिलेंगी आपको। अच्छा। सुबह के ये सूखी रोटी है, बासी रोटी का मखान। सुना था गाना? थोड़ी देर में यहाँ पर बाकी की टीम भी पहुंच गई। यहाँ से हमारी आज की डेस्टिनेशन चक्र तीर्थ कोई 2-3 किलोमीटर ही दूर थी और आधा दिन पड़ा हुआ था, तो हम यहीं पर 1-2 घंटे बैठकर गप्पे मारते रहे। उसको बोलेंगे अभी यहाँ से पली तरफ जाने तैयार हो जाएगा। बोलेंगे चलो। 2 बजे अब हमने सहस्त्रधारा से आगे की यात्रा स्टार्ट कर दी। सहस्त्रधारा से आगे 1 किलोमीटर की चढ़ाई अब खड़ी थी। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होकर अब हम आगे बढ़ रहे थे। आधा किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब हम नीचे सहस्त्रधारा का पूरा एरिया देख सकते थे। थोड़ा बर्फ का रास्ता पार करने के बाद आधा किलोमीटर का ढलान आता है और इस ढलान को पार करते ही हम चक्र तीर्थ में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पहुंचकर अब हमने सबसे पहले अपने टेंट सेटअप किए और फिर थोड़ा देर रेस्ट किया। लंबे डिफिकल्ट ट्रैक के बाद जब अपने कैंप साइट पर पहुंचो और जूते और मोजे उतारो तो बड़ा आराम मिलता है। ऐसा लगता है उंगलियां जो है कैद से अब आजाद हो चुकी हैं। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा में युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन ही चक्र तीर्थ तक पहुंच पाए थे और चक्र तीर्थ में ही अर्जुन ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यह कैंप साइट एक बड़ा मैदान था
जो लक्ष्मी वन से काफी बड़ा था। कैंप साइट के पास ही एक बड़ा झरना था जो ऊपर ग्लेशियर से आ रहा था। जब तक इस झरने में पानी रहता है तभी तक सतोपन की यात्रा चलती है। मनीष ने बताया कि नवंबर के बाद इसमें पानी सूख जाता है और फिर यह यात्रा भी बंद हो जाती है। अगली सुबह उठे तो टेंट के ऊपर बर्फ गिरी थी। रात 2 बजे बाद मौसम अचानक ही खराब हो गया था। आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज तूफान चल रहा था, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई। लेकिन सुबह 7 बजे तक अब हल्की धूप खिल चुकी थी। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है, गर्मा गर्म दलिया। बस इसे खा के और फिर निकलते हैं अपने आज के ट्रैक के लिए। आठ बजे हमने सतोपन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। आज हमें सतोपन लेक के दर्शन कर शाम तक वापस चक्र तीर्थ ही आना था, जो कोई 8-10 किलोमीटर का डिफिकल्ट ट्रैक होने वाला था। चक्र तीर्थ कैंप साइट से आप कुछ प्रोमिनेंट पीक्स यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि चौखंबा पीक, बालाकुन पीक आदि। यहाँ से सतोपन के लिए मैं, मनीष जी और देवेंद्र जी ही जाने वाले थे। कैंप साइट से कोई 200 मीटर के बाद अब आती है इस यात्रा की सबसे खड़ी चढ़ाई। इस आधा किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पार करने के लिए मुझे कई ब्रेक लेने पड़े। ऊपर बढ़ते हुए नीचे चक्र तीर्थ काफी खूबसूरत दिख रहा था। आगे चढ़ाई चढ़ते हुए मनीष ने मुझसे मेरा बैग ले लिया। ऊंचे हिमालयन एल्टीट्यूड पर ऐसे हेल्प करने वाला कोई देवदूत ही लगता है। धूप तेज थी, लेकिन इस ठंड में धूप का उतना एहसास भी नहीं हो रहा था। इस खड़ी चढ़ाई को पार कर हमें सबसे पहले एक पहाड़ के टॉप पर पहुंचना था, जहां के एक झंडा लहरा रहा था, और फिर उस पहाड़ के बाद कुछ ग्लेशियर क्रॉस करने थे। एक घंटे में मैं पहाड़ी पर लगे उस झंडे के पास पहुंच गई। यहां पहुंचते ही जब पहाड़ी के दूसरी तरफ दृश्य देखा तो मानो दिल थम सा गया, क्योंकि अगले कुछ किलोमीटर का ट्रैक अब बड़े बड़े पत्थरों वाले ग्लेशियर एरिया का था,
जिसका कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा था। इस झंडे के पास 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम ग्लेशियर एरिया की तरफ निकल गए। नीचे को रास्ता अब एक तरफ ढलान वाला था। गलती से भी यहाँ अगर पैर फिसल जाए तो पत्थरों के ऊपर जाके गिरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ कोई मार्ग रास्ता तो था नहीं, तो बस आइडिया लगाकर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाते हुए हम आगे बढ़े जा रहे थे। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। चक्रतीर्थ रिज से आपको पूरा रिज, जहाँ पे एक फ्लैग आपको दिख रहा होगा, वहां से डाउन की तरफ आना होता है। और ये पूरा एरिया बोर्डर वाला एरिया है, तो चलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है, बस आइडिया लगा के चलना पड़ता है। यह ग्लेशियर एरिया कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। पत्थरों के अलावा यहाँ कच्ची मिट्टी के पहाड़ भी मिल जाते हैं। ऊंचे ग्लेशियर से पत्थर नीचे गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से इस यात्रा का रास्ता बदलता रहता है। बीच में एक लैंडस्लाइड एरिया भी आता है, तो आप थकने के बाद भी यहाँ पर बैठ नहीं सकते क्योंकि पता नहीं होता कि कब ऊपर से पत्थर आ जाए। 1 किलोमीटर के और ट्रैक के बाद मनीष ने दूर ग्लेशियर के टॉप पर 2 झंडे लहराते दिखाए और यही था सतोपंथ, जो अभी भी कोई आधा किलोमीटर दूर था। बड़े बड़े हिमालयन शिखरों से घिरे ये ग्लेशियर और इन ग्लेशियर में भरे बड़े बड़े पत्थर, यहाँ चलते हुए यह एक रहस्यमयी दुनिया का एहसास कराता है। दूर दूर तक फैले इस सन्नाटे में मानो यहाँ पड़ा हर एक पत्थर अतीत की कहानियां सुना रहा हो। सुबह 10:30 बजे के आसपास अब मैं सतोपंथ में लगे झंडे के पास ही पहुंच गई और कुछ कदम चलते ही ठीक सामने दिखा पवित्र सतोपंथ ताल। चक्रतीर्थ से 3-4 किलोमीटर के डिफिकल्ट ट्रैक के बाद पहुंच गई हूँ मैं सतोपंथ।
और यहाँ से नीचे बस 50-100 मीटर दूरी ये लेक है, जहाँ की अभी हम बस जा ही रहे हैं। तो चलो चलते हैं अब लेक की तरफ। पहुंच गई हूँ मैं सतोपंथ लेक के किनारे। ये झील का आकार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिकोण के आकार की है, यानी कि इस झील के 3 कोने हैं। इसीलिए इस झील को त्रिदेव सरोवर भी कहा जाता है। सतोपंथ ताल को त्रिमूर्ति झील या त्रिदेव सरोवर भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी के दिन यहाँ साक्षात ब्रह्मा, विष्णु व महेश स्नान करके तपस्या करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बद्री विशाल। सतोपंथ का अर्थ है सत्य का मार्ग। पुराणों में सतोपंथ को स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग बताया गया है। यह पवित्र ताल बहुत ही खास है। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा में यहाँ तक भीम व युधिष्ठिर ही आ सके थे, और सतोपंथ में ही भीम ने अपना शरीर त्याग दिया था। कहते हैं कि आखिर में युधिष्ठिर ही यहाँ से स्वर्ग की तरफ आगे बढ़े थे। ये है नीचे सतोपंथ लेक, और यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है स्वर्गारोहणी, यानी कि जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ शुरू होती है। सतोपंथ लेक से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है। मान्यता है कि इसी जगह से युधिष्ठिर स्वर्गारोहणी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्वर्गलोक चले गए। आज भी अगर आप स्वर्गारोहणी ग्लेशियर देखते हैं तो आप ग्लेशियर पर कुछ सीढ़ीनुमा रास्ता देख सकते हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सतोपंथ ताल को भी अलकनंदा नदी का एक ओरिजिन माना जाता है। थक गए हम बोल्डर एरिया पार करते करते। हम में से सबसे पहले देवेन जी यहाँ पहुंच चुके थे सतोपंथ लेक, और सबसे लेट चले थे। हाँ, और सबसे लेट आए थे, जबकि स्पीड तेज है। सतोपंथ ताल के पास एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यह ताल चारों तरफ से हिमालयन श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ आप एक दंत पर्वत देख सकते हैं, और उसी से लगकर है पार्वती पीठ। ताल के ठीक सामने आपको विशालकाय चौखंबा पर्वत दिख जाता है, और ठीक इसके ऑपोजिट में है नीलकंठ।
हम 1.5 घंटे सतोपन ताल के किनारे ही बैठे रहे। हमारे अलावा आज यहाँ कोई यात्री नहीं आया था। हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव। थोड़ी देर बाद हम ताल के ऊपर वाले भाग पर आ गए। यहाँ पर हमने सेब खाए। अब तेज हवाएं भी चलने लगी थी तो ठंड और बढ़ गई थी। सतोपन ताल की यात्रा के दौरान कई योगी कुछ महीनों तक सतोपंत में ही रहते हैं। अब इन ग्लेशियर में घर तो बना नहीं सकते, तो वो लोग ताल के आसपास पड़े पत्थरों के नीचे बनी गुफाओं में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर यात्री भी यहीं रुक जाते हैं। अब 1 बज चुका था। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन शरीर ग्लेशियर से आने वाली ठंडी हवाओं के थपेड़े नहीं झेल पा रहा था, तो हमने अब यहाँ से वापस चक्र तीर्थ की यात्रा शुरू कर दी। अमूमन ट्रैक पर नीचे वापस उतरते हुए थोड़ा इजी सा फील होता है, लेकिन सतोपन से वापस आते हुए ऐसा नहीं था, क्योंकि वापस जाते हुए भी मुझे कई किलोमीटर के ग्लेशियर्स व बोल्डर एरिया पार करने थे। लेकिन सतोपन स्वर्गारोहणी पहुंचने की खुशी मेरे चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। एक घंटे लगातार ट्रैक के बाद अब हम कोई 3 किलोमीटर आ चुके थे और एक बार फिर से पहुंच चुके थे चक्र तीर्थ के रिज पर, जो इस ग्लेशियर और चक्र तीर्थ कैंप साइट को अलग अलग करता है। दिन में कोई 3 बजे के आसपास हम अब पहुंच चुके थे अपनी कैंप साइट के पास। देवेंद्र जी ने हमसे पहले आकर लंच भी प्रिपेयर कर दिया था और लंच में था पुलाव। शाम को एक बार फिर से मौसम खराब हो गया था और हम इस खराब मौसम में चाय का मजा लेने के लिए टेंट से बाहर आ गए। शाम के 4 बज चुके हैं और हमारा टी टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं मनीष जी के साथ चाय का आनंद ले रही हूँ। अब मुझे लग रहा था कि मेरी यात्रा समझो पूरी हो ही गई और अगले दिन मैं आराम से चक्र तीर्थ से लक्ष्मी वन कैंप साइट पहुंच जाऊंगी। लेकिन नेचर और मौसम कल कुछ अलग ही रंग दिखाने वाले थे। आज है सतोपन स्वर्गारोहणी यात्रा का डे 4 और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज हमारी तैयारी है यहाँ चक्र तीर्थ से लक्ष्मी वन जाने की, लेकिन अभी मौसम जो है बादलों से घिरा हुआ है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बस अब इंतज़ार है मौसम खुलने का। आज फिर रात 2 बजे के बाद मौसम अचानक ही बिगड़ गया। ग्लेशियर के चारों तरफ से बादलों के गरजने की आवाज आती रही। आंधी तूफान के साथ बारिश भी होती रही, जो सुबह तक चालू ही थी। रेनी डे
बाकी टीम जब तक सामान पैक कर रही थी, मैं थोड़ा आगे निकल गई। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैंने चक्रतीर्थ से लक्ष्मी वन के लिए ट्रैक शुरू कर दिया है। बाकी की टीम अभी पैकिंग कर रही है और थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेगी। और मौसम की बात करें तो अभी हल्की हल्की बारिश लगी है, लेकिन जो है हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। हाँ। निकलते हुए यह डिसाइड हुआ कि आज हम लक्ष्मी वन ना रुककर सीधा बद्रीनाथ जाएंगे, जिसका सीधा मतलब यह था कि आज मेरा कोई 20-22 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था। चक्रतीर्थ से वापस आते हुए पहला आधा किलोमीटर का ट्रैक चढ़ाई वाला था, जो मैंने आधे घंटे में कर लिया। कई छोटी छोटी पानी की धाराओं और ग्लेशियर को पार करके अब एक बार फिर से मैं पहुंच गई थी सहस्त्रधारा के रिज पर। यहाँ आते आते अब बारिश और तेज हो गई, तो मैंने एक बड़े से पत्थर के नीचे शरण ले ली। बारिश थोड़ा और तेज हो चुकी है और मैंने यहाँ पर एक बड़े से पत्थर का सहारा लिया है बारिश से बचने के लिए। बाकी की टीम अभी आ ही रही होगी पीछे से। और ये देख रहे हैं आप, ये जगह ये है सहस्त्रधारा और आप ऊपर पहाड़ियों पर देखेंगे छोटी छोटी जलधाराएं दिख रही हैं। लगातार हो रही बारिश में ही मैंने 1 घंटे में कोई 3 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया। अभी तक बाकी की टीम पीछे से नहीं आई थी। लगातार हो रही बारिश में सहस्त्रधारा के हजारों जलधाराओं के बीच सुनसान ग्लेशियर्स पर चलना और बीच बीच में पीछे मुड़कर टीम को ढूंढना, यह सिलसिला सहस्त्रधारा के खत्म होने तक चलता रहा। फाइनली चक्रतीर्थ से कोई 5-6 किलोमीटर बाद बांगधारा के झरने पर मेरी टीम ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। बांगधारा से आगे के नजारों की खूबसूरती को मैं शायद ही कभी शब्दों में बयां कर सकूं। इस खराब मौसम ने भी मुझे इस यात्रा के एक अनोखे रंग से भेंट करवा दी। इस यात्रा के लिए मैं इससे अच्छे मौसम की कल्पना भी नहीं कर सकती। जहां पहले दिन मुझे कड़क धूप, साफ मौसम और ठंडी हवाओं का गिफ्ट मिला, वहीं चौथे दिन वापस आते हुए रिमझिम बारिश और घाटियों से उड़ते कोहरे ने मुझे अलविदा कहा।
11:30 बजे एक बार फिर से हम लक्ष्मी वन पहुंच गए। यहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट लिया। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। बारह बजे हमने लक्ष्मी वन से माणा की यात्रा शुरू कर दी। दो बजे के आसपास अब एक बार फिर से हम माणा के करीब पहुंच गए। 4 दिन बाद एक बार फिर से गांव की चहल पहल दिखने लगी थी। स्वर्गारोहिणी सतोपंथ यात्रा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पीसफुल रही। पीक सीजन में यात्रियों से भरे रहने वाले इस ट्रैक पर भी हमारे अलावा सतोपंथ में कोई और यात्री नहीं दिखा। इस ट्रैक को खास बनाया हमारी अनुभवी देवभूमि एडवेंचर की टीम ने, जिन्होंने मेरी सतोपंथ यात्रा के सपने को बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। 2:30 बजे अब हम माणा गांव की सड़क पर पहुंच गए, जहां हमारा पुष्पक विमान हमारा इंतजार कर रहा था। किलोमीटर का ट्रैक करके हम आ गए हैं वापस माणा और अब जा रहे हैं बद्रीनाथ। और फिर कोई 3 बजे अब हम उड़ चले बद्रीनाथ धाम को।